मसूद आलम। मसूद जी, आप कितने दिन से वहाँ फंसे थे और क्या जर्नी रही है, कुछ उसके बारे में बताइए। ऐसे तो हम लोग 50 दिन जेल में बिताए थे। जेल में अच्छा नहीं थे, कोई भी जेल में तो ऐसे खुशी से कोई जाता नहीं। बहुत दुख की बात है। जेल में हम लोग बिताए, पूरा फैमिली हम लोग का परेशान थी, बहुत सारे लोग परेशान थे। और कहाँ से अरेस्ट किया था, कैसे रहा वो प्रोसेस? हम लोग दुबई में ज्वाइनिंग किए थे। तो हाँ, यमन से हम लोग डीजल डिस्चार्ज करके आ रहे थे और ईरान में रुके हुए थे। दूसरे जहाज़ को हेल्प करने के लिए जा रहे थे। इंजन स्टार्ट था तो इतने देर में नेवी आ गई और कंपनी कैप्टन साहब ने कंपनी से बात किया कि इधर ऐसे ऐसे बात हो रही है। तो कंपनी बोली थोड़ा सा जहाज़ आगे बढ़ा लो। उतने में नेवी आ गई और फायरिंग स्टार्ट कर दी। कंपनी से फिर क्या हुआ? फायरिंग स्टार्ट कर दी और रुकने के लिए बोल रहे थे। तो अब कंट्रोल तो ब्रिज से होती है, ब्रिज पर पूरा फायरिंग स्टार्ट चल रही थी। तो ब्रिज पर कोई डर के मारे जा नहीं पा रहा था। तो हम लोग इंजन मैन थे, तो इंजन जाकर नीचे से इमरजेंसी जल्द से बंद किए। उसे जहाज़ रोके, जहाज़ रुका, उसके बाद नेवी ऊपर आ गई। ऊपर आके सब लोग को गन पॉइंट पर लेके एक जगह एक मेस रूम में बंद कर दिए। और ये सब ईरान की जेल में कैसे बर्ताव किया गया आप लोगों से, कैसा रूटीन था? ईरान के जेल में कोई सही तो बर्ताव तो ठीक था, लेकिन कोई ऐसा कोई टॉर्चर नहीं किया गया, कुछ टॉर्चर नहीं किया गया। बस वही नेट का प्रॉब्लम था, वही बात नहीं हो पा रहा था घर पर। तो कम्युनिकेशन की हाँ, कम्युनिकेशन वो पीरियड कैसे बीता आपका? बहुत दुखी की बात है कि बहुत दुख की बात है कि बहुत ख़राब पीरियड बीत रहा हम लोग का। कोई चैन से सो नहीं पाया 50 दिन जेल में। अच्छा, जब ईरान की जेल से निकले तो कुछ हद तक 1800 किलोमीटर 2000 किलोमीटर रोड के रास्ते आना पड़ा। वो कैसे, किस कंट्री के थ्रू आना पड़ा, उसके बारे में बताइए। ईरान के जेल से निकले जब तक तो हम लोग बहुत खुश थे कि चलो आप कुछ तो मिली है राहत, हम लोग रिहा हो गए जेल से। उसके बाद 1815 पास आए, होटल में रुके, वहाँ बमबारी हो रही थी। तो वहाँ से निकले, फिर एमएससी ने, इंडियन एमएससी ने सपोर्ट किया। फिर वहाँ से अपने पैसे लगाकर सारे 5 आदमी थे, अपने अपने पैसे लगाकर टैक्सी $300 पर आदमी को लगा था। $300 टैक्सी भाड़ा लगा। तो वहाँ से टैक्सी करके हम लोग जुल्फा होटल पहुँचे। 1800 किलोमीटर 24 घंटा गाड़ी चली, ना सोने का ना एथी का कोई दिक्कत, बहुत दिक्कत हुआ। फिर वहाँ जुल्फा होटल में वहाँ के ईरान एम्बेसी ने होटल बुक किया था, वहाँ हम लोग 2 दिन रुके। फिर 2 दिन के बाद वहाँ से फिर 2 घंटे का सफ़र हारमोनिया गए। वहाँ जाके बॉर्डर क्रॉस किए, क्रॉस करके फिर यहाँ हम फ्लाइट से हारमोनिया से दुबई, दुबई से मुंबई। भारत सरकार से कम्युनिकेट हो रहा था, क्या कह रहे थे भारत सरकार, कैसे सपोर्ट कर रहे थे आप लोग? भारत सरकार अच्छा सपोर्ट कर रही थी, जो भी इंडियन एम्बेसी, भारत सरकार, डीजीसीपी, ये सब, ये भी लोग बहुत सपोर्ट किए। जो सपोर्ट किए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। अच्छा, अब भारत आ गए हो आप, क्या फील कर पा रहे हो, क्या लग रहा है आपको? अब भारत आ गए हैं तो अच्छा, बहुत अच्छा, खुशी का, अपना देश होता है अपना, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग घर आ गए, वापस आ गए, सारा फैमिली लोग खुश है, सब भारतीय भी खुश है कि चलो इतना लोग आ गए। और जो अभी लोग फंसे हुए हैं, हम लोग सरकार से यही गुहार है कि उन लोगों को भी जल्द से जल्द लाया जाए इंडिया। आप जेल का जिक्र कर रहे थे, वहाँ पे नॉन इंडियन भी थे और भी सारे इंडियन, अफगानी है, पाकिस्तानी है, बहुत लोग हैं, वो सब है, इंडियन भी है। विजय कुमार जी, क्या कहेंगे, आपने पूरी जर्नी सुनी है, थोड़ा सा जर्नी के आपके बारे में बताइए। कैसे आप ईरान में कहाँ पर फंसे थे और कैसे आप भारत रिटर्न आए? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल द मीडिया हाउसेस इंक्लूडिंग ANI कि आप लोगों ने इस मैटर को हाईलाइट किया और ये मैटर्स अपने एक डेस्टिनेशन तक पहुंच पाया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने भी इसको संज्ञान में लिया और माननीय मोदी जी और जयशंकर साहब, उन लोगों ने इस मैटर को आगे तक पहुंचा और उनके सबका, और जो जितनी भी अथॉरिटी इन्वॉल्व थी इंक्लूडिंग मीडिया, उन्हीं की वजह से हम लोग आज आपके सामने खड़े हैं सेफली। रही बात वहाँ पे रहने की, जो 80 दिन थे वो एक पेनफुल, जिसको कहते हैं कि हमें यही नहीं पता था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और जब वो डिटेंशन ख़त्म भी हुआ तो वैसे टाइम पे हुआ कि हमें टाइम मिला ही नहीं निकलने का। उसके बाद वार स्टार्ट हो गया, जैसे आपको पता, शाम तक हम लोग को रिलीज ऑर्डर आता है
नेक्स्ट टाइम प्लान करते हैं कि शिप को कैसे लेके जाना है, बिकॉज शिप के जो इक्विपमेंट थे वो सारे खराब कर दिए गए थे। हमारे पास जीपीएस नहीं था, चार्ट नहीं था, रेडार काम नहीं कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो शिप को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं, बिना उनके अगर चला भी लो तो वो भी क्राइम है। बात वही है कि बिना ब्रेक के गाड़ी या फिर बिना हेडलाइट ऑन किए आप रात को गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें हुई, फिर वार स्टार्ट हो गया। वार में तो कुछ समझ में नहीं आया तो शुरू में तो कि ये क्या हो रहा है। फिर अटैक होते गए, कुछ देर के बाद समझ में आया भाई ऊपर से कुछ गिर रहा है। वीएचएफ पे जो चल रहा है, वीएचएफ आप जानते हो, तो आवाज़ें सुनी कि यूएस ने अटैक कर दिया है, कोई बोल रहा है इजराइल ने अटैक कर दिया। तब समझ में आया तो एक मतलब अटैक हुआ है इस कंट्री पे। अब वहाँ से निकलें कैसे, तो यही समझ में नहीं आता। तो उसके बाद में किसको कांटेक्ट करें। फाइनली मैंने एम्बेसडर साहब को, इंडियन एम्बेसी इन तेहरान, उनको कांटेक्ट किया। हमने पूछा कि सर हम लोग 5 लोग हैं, हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं और हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है, बिकॉज हमारे शिप में बहुत सारी प्रॉब्लम है। हमारे अगर यहाँ पे आग भी लग जाए तो आग बुझाने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, तो टोटली अनडिफेंडेबल है। क्या हमें कोई सेफ हाउस मिल सकता है। उन्होंने बोला देयर इज नो सेफ हाउस अवेलेबल। हाँ, इतना कर सकते हैं कि आपको वहाँ से इवैक्यूएट किया जा सकता है। मैं बोला सर तो वही कर दीजिए आप। इनफैक्ट पहले तो समझ में भी नहीं आया कि हम लैंड पे सेफ होंगे, बिकॉज हम देख रहे हैं लैंड पे भी गिर रही हैं मिसाइलें। तो वी टुक लिटिल टाइम फॉर दिस कि यहाँ सेफ है कि वहाँ सेफ है। लेकिन जब सेकंड डे उन लोगों ने इतना अटैक कर दिया कि जैसे वो पर्ल हार्बर मूवी है, बिल्कुल वैसा, ये शिप पे भी गिर रहा है, ये शिप पे भी गिर रहा है, लग रहा है कि अभी हमारा नंबर भी आ जाएगा। तो तब डरने लगेगा कि सर अब तो निकालो यहाँ से। तो उन्होंने बोला कि वी हैव टू डू सम फॉर्मेलिटीज विद द इरानियन अथॉरिटीज, और हम देखते हैं। फिर उनको बोट भी नहीं मिल रही थी इनफैक्ट। देन वन बोट गाय केम, उसको असिस्ट किया गया हमसे। उस बोट वाले ने भी, इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा, इंसानियत के बहाने उसने ही डिड नॉट चार्ज एनीथिंग। उसने बोला आप लोगों की मैं जान बचा रहा हूँ, उसके लिए मैं पैसा नहीं लूंगा। कोई भला आदमी था। उसने हमें वहाँ पे गए, फिर हम लोगों ने सब डॉक्यूमेंट दिखाए, हम लोग को होटल में डाल दिया गया। फिर वहाँ पे होटल में भी चालू हो गया वही चीज़। एक साइड नेवी बेस है, दूसरी साइड एयरफोर्स का स्टेशन है, तो वहाँ पे भी कंटिन्यू बॉम्बिंग हो रही है और बिल्डिंग पूरी हिल जाती है। ये आपने यहाँ पे देखा होगा, पटाखा जो फटता है वो कुछ भी साउंड नहीं है, इट्स नथिंग। जो मिसाइल की जो साउंड है ना, इट इज़ टोटली डिफरेंट। सब कुछ आपकी खिड़की पे भी शॉकिंग वेव्स आती हैं, तो वो सब झेला है। ये एंड में यही समझ में आता था कि भाई वो तो जो केस चल ही रहा था उससे तो निपट लेते, एटलीस्ट उसमें मरने वाला तो कोई चांस था नहीं। लेकिन यहाँ पे कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए, क्योंकि यहाँ पे चांस मिलना नहीं है। अच्छा, फिर जिस तरह आप सड़क के रास्ते, जैसा कि आप जिक्र किया आपने, कैसे सड़क का वो रास्ता पूरा हो पाया, क्या फेसेस आया उसमें? एक्चुअली हमारे पास कोई पैसा नहीं था ट्रैवल को करने के लिए, और वो कहते हैं ना कि जब मजबूरी होती है तो सब लोग फायदा उठाने आ जाते हैं। हमें कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। एक आदमी मिला जो भी हमें, उन्होंने टोटल जो चार्जेस बताए दैट वाज अराउंड $3,000, और हमारे पास पैसे नहीं थे, बिकॉज जैसा मैंने को पहले ही बताया कि हमारे सारे जो पर्सनल इफेक्ट भी थे, उसमें पर्स भी आ गए, डॉक्यूमेंट भी आ गए, सब वो लोग लेके चले गए थे। कभी उन्होंने रिटर्न किए ही नहीं, लैपटॉप, फोन, कुछ नहीं था। अब ये पैसा अरेंज कहाँ से करें? तो वन ऑफ द बांग्लादेशी गाइज वहीं पे था, जो हमारे चीफ इंजीनियर थे, उनके कोई जानने वाले थे। कुछ पैसे उन्होंने दिए, कुछ पैसे एम्बेसी के थ्रू हम लोगों ने मंगवाए। एम्बेसी को फ़ोन किया कि हमारे फैमिलीज़ ने यहाँ से डाले, और फिर वो पैसा वहाँ पे पहुँचा, तब उसका अरेंजमेंट हो पाया। उन्होंने फिर एक टैक्सी भेजी, हमने वो पेमेंट उनको किया। उन्होंने फिर वो दैट ऑलमोस्ट 1800 किलोमीटर तो हम लोगों ने वन गो में क्लियर किया। 2 ड्राइवर थे और रात दिन हम चले। हाँ, बस ये किस्मत अच्छी रहेगी जो बीच में एक जगह आई थी, तवीज या कुछ नाम था उस जगह का, जहाँ पे हमें बॉम्बिंग होते हुए मिली, और थैंक गॉड हमारे ऊपर कुछ वहाँ पे गिरा नहीं। बट एक ही चीज़ था सबसे, कि ये चीज़ हम डेली झेल रहे थे। तो ड्राइवर को हमने बोला था आंख बंद करो, बस चलते रहो, अगर हमारा लक हुआ तो हमारे ऊपर नहीं गिरेगी। और फिर वहाँ से 2 दिन के बाद हमारा फिर वहाँ जाके जोल्फा में रोक दिया जाता है, बिकॉज हमारा क्लियरेंस नहीं था आर्मेनिया के लिए। आर्मेनिया के लिए फिर क्लियरेंस आता है 2 दिन के बाद। फिर वहाँ से चलते हैं हम लोग बॉर्डर के लिए। फिर बॉर्डर हम क्रॉस करते हैं पैदल, इधर से चलना था, उधर चलना था, और वो रात को 11 बजे हम लोग क्रॉस करके उधर चले जाते हैं। फिर वहाँ पे एक मिनी बस मिलती है, वो हमें येरेवान लेके जाते हैं, जो वहाँ की कैपिटल है। फिर वहाँ पे एक दिन रुकते हैं, फिर नेसेसरी अरेंजमेंट जो डीजी शिपिंग और इन सब लोगों ने हमारे फ्लाइट का कराया, अभी उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा था।
इनफैक्ट ऐसे भी दिन आए कि हम लोगों ने खाना नहीं खाया, क्योंकि खाना खा लेंगे तो पैसे नहीं बचेंगे टैक्सी के। तो सीन ये भी हुआ, ये कपड़े वगैरह जो थे वो सब चोरी हो गए थे, तो वो भी एम्बेसी ने दिए हमें। तो इट वाज अ टोटली पेनफुल एक्सपीरियंस जो भी हुआ है। ओके, फाइनली क्या भारत सरकार की तरफ से किस तरह का सहयोग जो उम्मीद की थी उस तरह की मिली है, या अब क्या कुछ कहना चाहोगे आप सरकार से, क्या मांग रखना चाहोगे? सहयोग का यस, मैं बिल्कुल थैंक यू करना चाहूँगा। गवर्नमेंट से ने पूरे, जब बात उन तक पहुंची उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है। इनफैक्ट वो तो ईरान का ही सिस्टम है कि थोड़ा स्लो रहता है, बट यस, एक मेरी अपील है गवर्नमेंट से, सो दैट वी कैन हेल्प द अदर सी फेयर्स, कि जो भी इस टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जो क्रू को अबेंडन कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं खाली कि भाई उनका खाना पानी या कुछ भी नहीं देख रहे, जब हम फंस गए तो ऐसे, तो एटलीस्ट दे शुड कम्युनिकेट। और कुछ गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि एटलीस्ट इन जो इस टाइप के ऑपरेटर हैं उनको हाईलाइट करके हमारे जो यहाँ से आरपीएसएल कंपनीज हैं उनको गाइडलाइंस इशू करे कि हमारा कोई भी इंडियन सी फेयर्स उनके लिए काम ना करे, उनके लिए इनफैक्ट बैन कर दे, हाईलाइट कर दे उनको, या फिर ब्लैक लिस्ट कर दे, जो भी वो कर सकते हैं। ऐसा कुछ प्रोसीजर बनाए जिससे आगे जो हमारे जो सी फेयर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।